Hello everyone, this is Rolly Pandey. This is Marathon of Math Pedagogy. आज हम मैथ्स पेडागोजी सेक्शन की मैराथन करेंगे। पहले 50-50 क्वेश्चंस की 2 मैराथन करने वाले थे, लेकिन 70 क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे नहीं, इस वजह से आपकी इस मैराथन में 70 क्वेश्चंस ही रहेंगे। इसके अलावा जो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका ये सिर्फ मैराथन से काम चल जाएगा। इसके अलावा जो 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं वो प्लस ये वाला मैराथन, अगर आपने ये इतना पूरा पढ़ लिया और ये इतना रिवाइज कर लिया तो फिर आपका 13 या फिर 12 + 13 लगभग इतने मार्क्स आपके आना श्योर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। सबसे पहले देख लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन किसको बोलते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो कि बच्चों के माइंड को क्रिटिकल, मतलब इस तरह की क्वेश्चंस जो बच्चों को क्रिटिकली थिंक करने के लिए या फिर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को मोटिवेट करे। और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसके आंसर्स बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं या फिर ब्रीफ में उसके आंसर्स देने होते हैं या फिर पहले से ही उसकी जो ऑप्शंस हैं वो डिटरमाइंड होते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, मतलब कि ये इस पे डिपेंड करता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसका पर्पस क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहे हैं। तो उद्देश्य और संदर्भ के आधार पर ही ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों तरीके के क्वेश्चंस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस किस तरीके के, मतलब डूज और डोंट्स क्या होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन के? मतलब कि बच्चों से इस तरह की क्वेश्चंस पूछना, व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरह की क्वेश्चन पूछने से बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उनकी डेवलप होगी। उनको क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उनको एलिबरेट करने के लिए कहना चाहिए और इसके अलावा बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो खुल करके वो अपने जो भी थॉट्स हैं या फिर जो भी उनकी थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी चीज अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए कहें तो एक्सप्लेनिंग के साथ साथ उनको उसका एग्जाम्पल देने के लिए भी बोलें। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए। जो आपको सबसे एज अ टीचर एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक्टिव और पेशेंट लिसनर होकर के सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चे बहुत सोच सोच के बताते हैं, तो आपको उनको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, कंफर्टेबल फील करा करके और खुद भी पेशेंस रख करके उनको सुनना पड़ेगा। ये ध्यान रहे जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो फिर कंफ्यूजन को, संशय को अवॉइड करने के लिए ही ब्रॉड और लेंदी क्वेश्चंस नहीं रखने चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। डोंट एनकरेज लेंदी आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन। बच्चों से हर एक क्वेश्चन का लेंदी आंसर एक्सप्लेन करने के लिए ना कहें। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस चाहिए बस केवल ब्रीफ में आंसर के लिए बोले। किसी भी आंसर के लिए उनको फोर्स मत करें। डोंट इंटरप्ट वाइल रिस्पोंडेंट्स आर आंसरिंग, मतलब अगर बच्चे आंसर कर रहे हो तो बीच में उनको इंटरप्ट ना करें। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में। अब क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा है जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। द वॉल्यूम ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 480 मीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ 10 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट वुड बी इट्स हाइट बी। क्या कहा है? वॉल्यूम जो है कार्डबोर्ड का वो 480 मीटर क्यूब दे रखा है। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ 10 मीटर दे रखी है और ब्रेथ जो है वो 8 मीटर दे रखा है। हाइट पूछा है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला, कार्डबोर्ड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबॉइड की बात कर रहा है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या होता है? V = L × B × H। अब यहाँ पे वॉल्यूम पहले से ही दे करके रखा हुआ है, वॉल्यूम आपका पहले से दे करके रखा है 480 मीटर क्यूब और लेंथ 10 मीटर दे रखी है, ब्रेथ जो है वो 8 मीटर दे रखी है। तो V = L × B × H होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया 480, लेंथ हो गया 10 मीटर और ब्रेथ हो गया 8 मीटर। हाइट निकालनी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 6 48, H = डायरेक्ट 6 मीटर्स आ जाएगा। इसके बाद लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू आ गई। तो ये क्या कैसा क्वेश्चन हो गया? इसमें डायरेक्ट हमको डेटा दे करके रखा हुआ था, इन्हीं इनपुट्स के आधार पे डायरेक्ट हमारा आउटपुट, मतलब कि डायरेक्ट हाइट हमने निकाल ली।
तो इसमें किसी तरीके के बच्चे की कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हो रही, इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग तो जो है वो डेवलप होगी, लेकिन किसी तरीके की कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, मतलब कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस में नहीं आएगा। दूसरा है ब्रेथ ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज इक्वल टू 4/5 ऑफ लेंथ है। हाइट जो है वो 3/4 ऑफ हाइट 3/4 ऑफ ब्रेथ है। वॉल्यूम दे रखा है 480 मीटर क्यूब। अब इसमें क्या बताना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें भी क्या किया है, तीनों की वैल्यू दे रखा है, चौथे की वैल्यू अपने आप, ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूले वाले उसमें कोई भी 2-3 चीज की वैल्यू दे रखी हो तो चौथा निकालना हो तो वो आराम से निकाल सकते हैं। इसमें भी वही किया गया है, 4/5 3/4, मतलब कि लेंथ दिया था आपका कितना, सॉरी ब्रेथ दिया था 4/5 ऑफ लेंथ और हाइट दी थी 3/4 ऑफ ब्रेथ। वॉल्यूम दिया था 480 मीटर क्यूब। अब V इज इक्वल टू क्या हो गया, L हो गया, L इंटू B इंटू H। V हो गया 480, लेंथ हो गया 4/5 L, ब्रेथ हो गया, सॉरी B की जगह हो गया आपका 4/5 लेंथ, और लेंथ आपकी एज इट इज ही रहेगी, और हाइट दिया हुआ है 3/4 ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे 4/5 इंटू लेंथ, लेंथ 3/4 इंटू ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पे 4/5 इंटू L दिया था, तो वापस से इसको यहाँ पे रख देंगे 4/5 इंटू L। अब ये आपका कितना हो गया, L क्यूब हो गया, ये हो गया 480 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4/5 इंटू 4 इंटू 5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 12। L क्यूब इज इक्वल टू 480, ये 5/5 25 हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका 12 6 नहीं होगा, 12 4 48, ये हो जाएगा 40। तो L क्यूब इज इक्वल टू 25 इंटू 400 होता है, इंटू 0 मतलब कि 1000 हो गया। तो L क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब हट गया, L इज इक्वल टू 10 आ गया। अब L इज इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे, तो आपका B में यहाँ पे L की वैल्यू रखेंगे 10, तो 5 2 10 4 2 8, B इज इक्वल टू 8 मीटर आ गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्या की वैल्यू जो थी गिवन वैल्यूज के आधार पर जो हमने लेंथ ब्रेथ हाइट इन तीनों की वैल्यूज निकाल ली। तो ये भी आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब कि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा सोच करके या फिर अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके क्रिटिकल थिंकिंग करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना था। डायरेक्ट वैल्यूज की बेसिस पर ही लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई ये तीनों चीज निकालनी थी। तो ये वाला भी आपका ओपन एंडेड नहीं होगा। The area of a rectangular field is given to be 480 meter square. What can its length and breadth be? अब यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट आपकी सिर्फ एरिया दे दी है 480 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसमें कहा है कि लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है। अब इसका एक आंसर तो होगा नहीं। अब इससे क्या होगा, बच्चों की जो फैक्टर या मल्टीप्लीकेशन या फिर टेबल्स इन सारी चीजों की जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी। 480 को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब कि 12 4 भी 12 को 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 480 आएगा। इसके अलावा 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 480 आएगा, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बता रहे हैं। तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं 480 मीटर स्क्वायर एरिया निकालने के लिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statements is true for anecdotal records as an assessment tool in mathematics? गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, Anecdotal record is a form of documentation that is used in educational settings to record and track the progress of students learning and development। मतलब कि बच्चों की लर्निंग और लर्निंग में उनका डेवलपमेंट कितना हुआ, मतलब कि जो उनकी लर्निंग का लेवल है वो स्टार्टिंग से कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो लर्निंग बच्चों की और उसके लर्निंग का डेवलपमेंट, इन दोनों ही चीजों का प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखने के लिए और ट्रैक करने के लिए जो एजुकेशनल सेटिंग होती है उसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें क्या होता है,
It involves writing down observations and notes about a student's behavior, action and interactions in a naturalistic setting. मतलब कि नेचुरल तरीके से बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, दूर से उनको ऑब्जर्व किया जाता है, बाकी कई सारे तरीके के असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह करके बच्चों की जो भी इंफॉर्मेशन है उनके बिहेवियर, एक्शन और इंटरेक्शन के आधार पर उसको सारा एक नोट बना करके, मतलब एक शॉर्ट नोट की तरह कह सकते हैं, ऑब्जर्व करके लिखा जाता है. These records are typically written in a narrative form and are based on the teacher's subjective observation. सब्जेक्टिव रूप से जो बच्चों का ऑब्जर्वेशन करती है टीचर, उसी के आधार पर नैरेटिव फॉर्म में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है. इसमें आप की पॉइंट इसमें रख लीजिए कि ऑब्जर्व करके बच्चों का जो बिहेवियर है, एक्शन है और इंट्रैक्शन है, उसका नैरेटिव फॉर्म में जो रिटन नोट होता है उसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं. तो क्या है ऑप्शन इसका? इट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क डन बाय द चाइल्ड. इसमें किसी तरीके का फील्ड वर्क नहीं है. इट यूज टू रिकॉर्ड एंड जज द क्वालिटी. बच्चों की, जहां पे भी बच्चों का जजमेंट की बात की जाए वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. इट रिकॉर्ड्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल्स और प्रोसेस. किसी भी पर्टिकुलर स्किल या फिर प्रोसेस की बच्चों में प्रेजेंस है कि नहीं है, इस चीज का रिकॉर्ड रखता है. या फिर इट इंक्लूड्स रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशनल नैरेटिव रिकॉर्ड्स. क्या करता है? प्रोवाइड करता है बच्चों का ऑब्जर्वेशनल नैरेटिव रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है. किस चीज के बेसिस पर? जो डे टू डे बच्चों की प्रोग्रेस हो रही है उसके आधार पर. और किस फॉर्म में होता है? रिटन फॉर्म में, नैरेटिव, रिटन नैरेटिव फॉर्म में होता है, मतलब रिटन डिस्क्रिप्शन होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are indicative of higher aims of teaching mathematics? निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं? कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड टर्न आउट एम्प्लॉयबल एडल्ट्स हु कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. मतलब गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें. बच्चों को ये नहीं है. लोअर एम्स होते हैं और हायर एम्स होते हैं. लोअर एम्स में क्या आता है? बच्चों की बस केवल नॉर्मली जो न्यूमरेसी है, न्यूमरेसी स्किल है, वो बच्चों में डेवलप हो. ये होता है लोअर स्किल या फिर लोअर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. और हायर एम क्या होता है? बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशनल स्किल और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, ये सारी चीजें डेवलप हो, ये होती है. मतलब बच्चे लॉजिकल थिंकिंग कर सकें. लॉजिकल थिंकिंग के अलावा जो नॉलेज है मैथ्स की उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकें. इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो. तो ये सारी चीजें किसमें होती है? हायर एम्स ऑफ टीचिंग में आती है. तो नेक्स्ट क्या है? मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड डेवलप चाइल्ड्स इनर रिसोर्सेज लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन्स. जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसका हायर एम मतलब उच्च उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की जो इनर रिसोर्स हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालने की जो स्किल है उसका डेवलपमेंट हो सके. तो ये वाला सही हो गया. चिल्ड्रन शुड सी मैथमेटिक्स एज अ वे ऑफ लाइफ लाइक कम्युनिकेटिंग, डिस्कसिंग एंड डेवलपिंग एटीट्यूड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. मतलब बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए. तो बी और सी राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का. मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूमैन there are 5 levels to be undertaken before a student is able to solve a word problem. They are listed below in a random order. मतलब कि न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने क्या बोला था कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के पहले 5 लेवल्स होती हैं, या फिर इसको 5 स्किल्स कह सकते हैं, जिसको डेवलप करने के बाद ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स देनी चाहिए, फिर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहना चाहिए. तो दे आर लिस्टेड बिलो इन अ रैंडम ऑर्डर लिखा है, उसको क्या करना है? अरेंज करना है. तो पहले समझ लेते हैं इन्होंने कौन से 5 स्टेप्स बताए थे? रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस स्किल्स और एनकोडिंग. रीडिंग में क्या बताया था कि सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या करें? उस पूरी प्रॉब्लम को एक बार रीड करें, और रीड करने के बाद जो भी कीवर्ड्स हैं उनको पॉइंट आउट करके लिख लें.
उसके बाद रीड करने के बाद बच्चा जो भी मतलब कि जो भी उस वर्ड प्रॉब्लम में उसकी मीनिंग है उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, मतलब कि उसकी मीनिंग को समझ सके कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। थर्ड में कैन स्टूडेंट्स डिटरमाइन अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बच्चे ने क्वेश्चन को रीड कर लिया, रीड करने के बाद उसकी मीनिंग भी समझ ली, समझने के बाद उसमें कौन सा ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवीजन, ये सारी चीजों में से कौन सा है जो कि यूज हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये निश्चित करे कि कौन सा तरीका है जो कि अपनाया जा सकता है। तो थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर प्रोसेस स्किल में क्या होता है, जो भी उसने ऑपरेशन डिसाइड किया है या फिर समझा है कि इसमें ये चीज पूछी गई है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे। स्टूडेंट्स इंगेज इन द मैथमेटिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे पता कर लिया कौन सा ऑपरेशन लगेगा, अब पता करने के बाद उस प्रोसेस को अप्लाई करेगा, तो वो किस में आएगा, प्रोसेस स्किल में आएगा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन टू मी व्हाट यू, मतलब टीचर इस तरीके से पूछ सकता है कि ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन टू मी व्हाट यू आर थिंकिंग, चेक योर आंसर विद अनदर स्ट्रेटेजी। लास्ट होता है एनकोडिंग। कैन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एंड इंटरप्रेट देयर आंसर इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम। अब चेक करें कि जो भी उसने आंसर सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है, मतलब रीचेक कर सकता है, एक तरीके से एनकोड कर सकता है कि किस तरीके से किया है, उसको रिकॉर्ड और इंटरप्रेट करे। तो फिफ्थ के स्टेप क्या हो गया, एनकोडिंग। क्या क्या मुश्किलें आती हैं इसको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बच्चों को, सबसे पहले वर्ड्स को रीड करने में ही दिक्कत आती है। दूसरा, क्वेश्चन को मतलब रीड करने के बाद उस पूरे वर्ड प्रॉब्लम को समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करने के में कि व्हाट दे हैव रीड सो एज टू बी एबल टू फॉर्म अ कोर्स ऑफ एक्शन, उनको आगे कैसे प्रोसीड करना है, कौन सा ऑपरेशन वगैरह लगाना है, तो इस चीज के लिए दिक्कत आती है। फॉलोइंग थ्रू ऑन प्रोसीजर्स, जो उन्होंने सिलेक्ट किया उस प्रोसीजर में आगे कंटिन्यू करने में स्टेप, किसी भी स्टेप में मिस्टेक हो सकती है। तो ये थर्ड क्या मतलब फोर्थ क्या हो गया आपका, प्रोसेस स्किल्स में दिक्कत आती है। फिर एनकोडिंग द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसीजर टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए उसका जो आंसर है फिर रिजल्ट है उसको एनकोड करने की प्रोसीजर में दिक्कत आती है। तो ये किसने बताया था, ये न्यूमैन के अकॉर्डिंग 5 लेवल्स हैं जो कि बताई गई है। पहला रीडिंग, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर प्रोसेस स्किल्स और लास्ट में एनकोडिंग। अब क्वेश्चन में क्या था, ए दिया है कॉम्प्रिहेंड व्हाट द टास्क इज आस्किंग, ये सेकंड नंबर पे है। मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, सबसे पहले किस योग्य हो, क्वेश्चन को रीड करने के योग्य हो, तो ये पहला हो गया। फिर रीड करने के बाद समझना कि उसमें दिया क्या गया है, तो ये 2 हो गया। अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है ये पता करना, ये थर्ड स्टेप हो गया। नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल डिमांड्स, ये आपका थर्ड पे आएगा, फोर्थ में होगा। फिफ्थ होगा रिप्रेजेंट द आंसर एज मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट, उसके बाद उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना, तो ये क्या हो गया, फिफ्थ स्टेप हो गया। मतलब ए बी ए डी सी ई, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर मैथमेटिक्स करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा है जो गणित पाठ्यचर्या के लिए सही है। इट मस्ट बी स्टैटिक इन नेचर, तो ये आपका गलत हो गया, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कोहेरेंट, सुसंगत होना चाहिए, सही है। शुड नॉट बी फ्लेक्सिबल, गलत, मतलब कि केवल बी है जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ओनली बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी एन एस्पेक्ट ऑफ यूनिट प्लानिंग इन मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। टेंटेटिव एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट एंड रिलेवेंट पेडागोजिक प्रोसेस, मतलब विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक वितरण, ये सही है। पूछा है कौन सा नहीं है, किसके रिगार्डिंग, यूनिट प्लानिंग के रिगार्डिंग। प्लानिंग ऑफ यूनिट्स स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर एज गिवन द, जो यूनिट्स की प्लानिंग है वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना चाहिए जैसे कि टेक्स्ट बुक में दी है, तो ये आपका गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों की नॉलेज के अकॉर्डिंग जिस कॉन्सेप्ट का उनका चल रहा है, अगर वही कॉन्सेप्ट बच्चा रिलेट करा के हम उसको दूसरा टॉपिक पढ़ा सकते हैं तो उस हिसाब से हम यूनिट की प्लानिंग कर सकते हैं।
ना कि जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो 34 का राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रम के अनुसार इकाइयों की तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, यही गलत हो जाएगा यूनिट प्लानिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है while multiplying the three numbers given as 25 into 18 into 4 a student calculates in following manner। किस तरीके से किया, पहले 25 into 18 into 4 लिखा इज इक्वल टू 18 into 25 into 4 किया, फिर 18 into 25 into 4 इज इक्वल टू 18 into 100 हुआ, फिर फाइनली आंसर क्या आ गया 1800 आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स द स्टूडेंट हैज यूज्ड। इनमें से कौन सी विधि है जो बच्चे ने यूज की है। तो इसमें दो विधियां आई हैं, एक कम्यूटेटिव आया है और दूसरा एसोसिएटिव आया है, मतलब क्रम विनिमय और सहचर्य, ये दोनों आई है। अब इसको जैसे कि जो एसोसिएटिव वो क्या होता है ए इंटू बी इंटू सी है, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, और ए इंटू बी है तो इसको हम बी इंटू सी इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये होता है कॉम्यूटेटिव और ये होता है एसोसिएटिव। देख लीजिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं या किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए या फिर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, व्हेन यू ऐड यू कैन ग्रुप द नंबर्स इन एनी कॉम्बिनेशन। अगर आपको ऐड करना है तो किसी भी कॉम्बिनेशन में आप रख करके ऐड कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करना है तो सेम तरीके से किसी भी ऑर्डर में रख करके आप कॉम्बिनेशन बना करके अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होती है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है सम ऑफ जीरो एंड एनी नंबर इज द नंबर। किसी भी नंबर को अगर जीरो से ऐड किया जाएगा तो हमेशा सेम नंबर आएगा। और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा सेम नंबर आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है which of the following methods of assessment in mathematics is most appropriate for students facing math and anxiety। गणित की चिंता से जो ग्रस्त छात्र हैं उनके लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि होगी जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। जर्नल राइटिंग्स बाय स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा जर्नल मतलब दैनिकी लिखना, सही है। फील्ड ट्रिप्स, ये भी सही है। पहले से एंजाइटी में उनका फिर से एग्जामिनेशन ले लो, तो ये गलत हो गया, मतलब ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है a primary grade teacher presents the computation 536 into 18। She then writes the following 4 more computations and ask ये into होगा यहाँ पे, ये आपका 4 और computations दीजिए। For each of the 4 computations decide whether the result will be higher or lower than the exact result of 536 into 18। उसने क्या किया, पहले ये वाला दिया, उसके बाद अलग 4 और दिए, फिर कहा कि इसका आंसर निकलने के बाद ये मतलब कंप्यूट करो, गणना करो कि जो भी आंसर्स बाकी सारे के आए हैं वो इसके एग्जैक्ट रिजल्ट से ज्यादा है या फिर कम है, और अगर है तो फिर ऐसा तुम क्यों सोचते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सिचुएशन। लीस्ट का मतलब आप नो ही समझिए कि इनमें से कौन सा है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। टास्क इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन बट नॉट डेफिनेट आंसर, सही है। टास्क विल हेल्प टू इंक्रीज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड टू क्रिएट अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट इन मैथ क्लास, ये भी सही है। हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल गिविंग द आंसर, ये भी सही है। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रिसाइज आंसर्स, प्रिसाइज आंसर्स की बात कर दी गई, इसलिए आंसर आपका गलत हो गया। पूछा है कौन सा लीस्ट अप्रोप्रिएट है, तो क्या बताया, लीस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब नॉट अप्रोप्रिएट ही समझिए, तो प्रिसाइज आंसर देना यही गलत हो जाएगा। तो 4th इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है which of the following represents the correct sequence of principles of mathematics learning as given by Zoltan Dimes। अभी आपका पीछे पढ़ा था, क्या होता है इनका DPMC, ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले डायनेमिक प्रिंसिपल इसमें है, फिर P मतलब परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, ये भी सही है, फिर M फॉर मैथमेटिक वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, ये सही है, फिर लास्ट है कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का। मतलब कि पहले गतिक सिद्धांत, फिर बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, फिर गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, फिर रचनात्मक सिद्धांत।
नेक्स्ट है which of the following learning outcomes in mathematics cannot be expected from grade 2 learners as per the recommendations of NCERT। निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। टेबल पढ़ाई जाती है तो इस वजह से वृत्ता से एक टेबल की लंबाई मापना ये सही है, मतलब टेबल से रिलेटेड मूर्त चीजों से बच्चों को सिखाना ये चीज होता है, इस वजह से सेकंड क्लास के बच्चों में ये होता है, सही है। 2 into 3 और 3 into t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 3 और 3 2 क्या होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। फ्रैक्शन बच्चों में नहीं होता सेकंड क्लास के बच्चों में, तो ये आपका गलत हो गया, मतलब कि एनसीईआरटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ग्रेड 2 में क्लास 2 में ये वाला सॉल्व करने के लिए बच्चों को नहीं दिया जाएगा। 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। फिर है मल्टीप्लीकेशन कैन बी टॉट इन प्राइमरी क्लासेस बाय यूजिंग एरिया मॉडल्स। अगर एरिया मॉडल पढ़ा मतलब कि मल्टीप्लीकेशन पढ़ाना है तो मल्टीप्लीकेशन के थ्रू एरिया मॉडल को प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है, सही है। एरिया मॉडल इज अ कनेक्टेड एरे, a key visual representation, hence can support students multiplicative understanding and reasoning। जो क्षेत्रफल मॉडल है वो एक संबंधित व्यू, एक दृश्य प्रदर्शन है, इसलिए छात्रों की जो गुणन की समझ है और विवेचन है उसको प्रोत्साहित कर सकता है। तो ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। 41 है which of the following are most appropriate for games in the context of teaching learning of mathematics। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं जो गणित के शिक्षण के अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त हैं। We cannot perform assessment of a child while engaging in mathematical games। मतलब गणितीय खेल में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते, गलत। उसी दौरान तो हम कर सकते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैथमेटिकल गेम्स प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस ऑफ जॉयफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, सही है। मैथमेटिकल गेम्स आर ओपन एंडेड प्ले, मतलब जो गणितीय खेल है वो आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं, ये भी गलत। तो इसका राइट ऑप्शन ओनली बी। Which of the following is not a characteristics of geometrical reasoning levels as given by Van Hales। मतलब कि इनमें से कौन सा है जो वैन हेली द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। एक्सपीरियंस डिपेंडेंट, अनुभव आश्रित होता है, सही है। डेवलपमेंटल होता है, विकासात्मक होता है, ये भी सही है। विकासात्मक ही होता है पहली लेवल का विकास, फिर दूसरी लेवल का, फिर तीसरी लेवल का। सिक्वेंशियल भी होता है कि पहली लेवल की और थिंकिंग आएगी या फिर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आएगी, उसके बाद दूसरे लेवल की, उसके बाद तीसरे लेवल की और उसके बाद लास्टली चौथे लेवल की। तो ये भी सही है, सिक्वेंशियल भी होता है, लेकिन एज डिपेंडेंट नहीं होता है, आयु आश्रित नहीं होता है। वैन हेली ने बोला था किसी भी एज में ऐसा हो सकता है कि बच्चों को ज्यामितीय चीजों को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 43 है द क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड। गणित में कक्षा आधारित आकलन को कंसीडर एंड रिस्पेक्ट द यूनिक क्वालिटीज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब कि हर एक विद्यार्थी के जो अद्वितीय गुण है, विशिष्टताएं हैं, अनुभव है और कुशलता है, उसका ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही। बी प्रेजेंटेड इन फोकस्ड आइसोलेटेड मैनर, आइसोलेटेड मैनर की बात होगी इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज बीइंग रिवील्ड अबाउट थिंकिंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। तो ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है which of the following statements is true about the nature of mathematics। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज साइंस ऑफ पैटर्न्स, बिल्कुल सही। मैथमेटिक्स एक्सप्लोर्स पॉसिबल रिलेशनशिप्स अमंग एब्स्ट्रैक्शंस, ये भी सही है। बेस्ड ऑन लॉजिक देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्पेस की बात कर दी गई इसलिए ऑप्शन गलत। तो ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following statements is least appropriate in the context of spatial understanding of children। कौन सा कथन है जो बच्चों की दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। न्यूनतम उपयुक्त मतलब लीस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब समझिए नॉट की बात कर रहा है। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कैन नॉट मेक लॉजिकल ट्रांजिटिव इन्फरेंसेस। प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो तार्किक संक्रामक और निष्कर्ष है वो नहीं निकाल सकते, ये गलत हो जाएगा। तो लिस्ट ही पूछा था, नॉट ही पूछा था, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। A primary grade mathematics teacher designs following activities to introduce the concept of fraction।
फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी उसने की है, तो पता करना है कि कौन सा है जो कि आपका सही होगा, सीक्वेंस में बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी पढ़ाना हो, फ्रैक्शन वगैरह हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कटआउट की मदद लेते हैं। मतलब कि कटआउट्स ऑफ पेपर, पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टी और वृत्ताकार का कटआउट का उपयोग करना। तो पहला ये हो जाएगा बी वाला। फिर है कटआउट के बाद यूजिंग वेरियस पिक्चर्स टू डिपिक्ट फ्रैक्शंस लाइक 1/3 या फिर 2/4, विविध चित्रों के उपयोग के भिन्नों जैसे कि 2/4 या फिर 1/3 को दिखाना। सही है। इसके बाद बी के बाद सी आएगा। फिर क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के जो फ्रैक्शंस है उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उनकी विशेषताएं हैं उनका व्याख्या करेंगे। तो इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर अबव एक्टिविटीज टू बी यूज्ड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सबसे ज्यादा उपयुक्त क्रम निरूपित करता है। तो सबसे पहले बी था कटआउट, फिर था अलग अलग पिक्चर से डिपिक्ट करना फ्रैक्शंस, फिर था लास्ट में अलग अलग तरीके के फ्रैक्शंस को ब्लैक बोर्ड पे लिखना। तो बी सी ए इज द राइट सीक्वेंस फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है which aspects of mapping are present in the primary mathematics curriculum। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्रण की कौन से पहलू विद्यमान है। मैप इंटरप्रिटेशन होता है, अनस्केल ड्राइंग होती है, यूजिंग सिंबल्स, ये भी मतलब ए बी सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट है which of the following topics is not part of the primary school mathematics curriculum as per NCF 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो टेसिलेशन, टाइलिंग है, एस्टिमेशन भी है, सिमेट्री भी है। इंटीजर्स जो है वो प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम में नहीं आता है। पूर्णांक। बीट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है। नंबर सेंस कर सकते हैं, फ्रैक्शन ये भी कर सकते हैं, पैटर्न, संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप, ये तीनों ही है जो कि बीट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है इनका कॉन्सेप्ट। तो 49 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 50 है। आई स्टूडेंट टेल्स दैट द शेप ऑफ अ समोसा इज ट्राइंगल। तो उसने क्या किया, ट्राइंगल शेप को विजुअलाइज किया, मतलब अपीयरेंस के बेसिस पे बताया कि समोसा ट्राइंगल जैसा दिखता है। तो ये वैन हेले की कौन सी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में आएगा, कौन सी स्टेज में, तो ये आएगा विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण में। तो 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है which of the following may be considered a feature of a constructivist mathematics classroom। निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। मेमोराइजेशन गलत, focuses only on right answers गलत, students error are considered an important source of information। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, यही जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जा सकता है। 52 है which of the following is not be associated with the development of spatial अंडरस्टैंडिंग among children। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको देख के लग सकता है कि यहाँ पे अलग अलग सिटीज की बात की गई, तो अलग अलग सिटीज तो अलग अलग डायरेक्शन में ही होंगी, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, केवल डिस्टेंस करना है, तो फिर यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा है जो कि स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग का विकास करने के लिए क्वेश्चन सही नहीं होगा। अब पूछा है इमेजिंग व्हाट अ पीस ऑफ पेपर वुड लुक लाइक इफ इट इज फोल्डेड अलोंग गिवन लाइंस। यहाँ पे डायरेक्शन होगा, मतलब इस तरीके से मान लो पेपर था, इस पार्ट की बात की गई, उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया गया, तो फोल्ड करने के बाद वो पार्ट कहाँ पे पड़ेगा, तो ये स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग मतलब दिक् स्थान की समझ को विकसित करेगा। डायरेक्शंस की बात कर दी गई यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये भी बात करेगा। मैचिंग द टॉप व्यू, ये भी डायरेक्शन ही है, टॉप व्यू डायरेक्शन को मैच करना है, तो ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो गया। तो 52 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना। आइडेंटिफाई ए डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग फ्रैक्शंस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानना है।
एवरीडे conceptions of fraction should not be allowed, गलत. Only halves and quarters should be introduced, गलत. Concept of fractions should be demonstrated in multiple situations. मतलब कि भिन्न की अवधारणा को अलग अलग स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए. तो 53 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3. 54 क्या है? Which of the following is not desirable with regard to assessment in mathematics at primary level? प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या है जो कि वांछनीय है? Emphasize should be on assessment of concept understanding. ये सही है. मतलब कि अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए. बिल्कुल दिया जाना चाहिए. पूछा है कि कौन सा वांछनीय नहीं है जब प्राथमिक स्तर पर गणित का आकलन कर रहे हो. A unique test pattern should be consistently followed. एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण हर बार करना चाहिए. मतलब बच्चों का आकलन करना हो तो हर बार सेम ही तरीके से उसको किया जाए. तो ये पूछा है कि कौन सा है जो कि डिजायरेबल नहीं है बच्चों का असेसमेंट करने के लिए. तो यही है जो कि डिजायरेबल नहीं हुआ. तो 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है आपका For primary grade children, an understanding of approximation and estimation would lead to the development of which of the following concepts? मतलब प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन और अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी? ट्रांसिटिविटी, मेजरमेंट, पैटर्न्स, कैलकुलेशन. तो पैटर्न को छोड़ के बाकी तीनों की तरफ लेके जाएगी. तो ए, बी एंड डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 55. 56 है NCF 2005 argues for a mathematics curriculum which is ambitious. So which among the following is our most appropriate to represent this vision? NCF 2005 गणित के पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है. तो इस दृष्टि को दर्शाने के लिए इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? Curriculum needs to develop students' capabilities in numeracy या फिर curriculum needs to develop students inner resources to think and reason mathematically. ये सही है. Needs to develop students ability in solving mathematical puzzles. ये गलत हो गया. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ओनली बी. नेक्स्ट है Which of the following represents the recommendations of National Education Policy NEP 2020 for curriculum and pedagogy in school? कौन सा है जो कि स्कूल की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए लर्निंग. बिल्कुल सही. जो स्कूल का करिकुलम है उसका रीस्ट्रक्चर होना चाहिए बाई 5+3+3+4 डिजाइन. तो सही है. 5+3² + 4. तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए. रीस्ट्रक्चरिंग इस तरीके से होनी चाहिए. इसके पहले कैसे होता था? 10+2. तो ये भी सही है. ये गलत हो गया. फिर स्टेज स्टूडेंट की लर्निंग फ्रॉम फॉर्मल टेक्स्ट बुक्स. गलत. फाउंडेशनल स्टेज पे फॉर्मल टेक्स्ट बुक्स का यूज केवल करना चाहिए या फिर इंक्लूड कर देना चाहिए. तो ये गलत हो जाएगा. तो ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57. On the basis of the information given in the statement, which of the following teaching strategy gives first-hand experiences to the learners to construct mathematical knowledge? Statement A. Statement क्या है? A teacher wants to teach the concept the sum of the angles in a quadrilateral is 360 degree. अगर बच्चों को क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट समझाना है और उनको ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सम जो है सारे एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है, तो उसके लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? टीचर ड्रॉज अ क्वाड्रिलेटरल ऑन ब्लैक बोर्ड. डायरेक्ट उसने बना दिया तो गलत हो गया. टीचर ड्रॉज अ क्वाड्रिलेटरल ऑन अ पीस ऑफ पेपर. एक पेपर के टुकड़े पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना चाहिए. उसके बाद उसका डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए. 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना चाहिए. उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए कि आधा ट्राइंगल हो गया 180 डिग्री, दूसरा ट्राइंगल हो गया 180 डिग्री, तो टोटल 180 + 180 मिला करके हो गया 360 डिग्री. इस तरीके से बच्चा समझ जाएगा. तो उसने तुरंत क्या कर दिया? पीस ऑफ पेपर पे बना करके दिखाया या क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है. थर्ड क्या है? Teacher asks students to construct various types of quadrilaterals on a piece of paper and measure their interior angles. खुद से ही उसके इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट करो और उनका सम ऑफ एंगल जो है वो फाइंड आउट करो. तो ये तरीका, ये टीचिंग स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होगी, ना कि ये सारी. तो ओनली 3 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58. क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा आपका आता है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजॉइड है और काइट है। रेक्टेंगल में क्या होता है? 4 राइट एंगल्स होते हैं। यहाँ पे ये वाला, ये तो 4 राइट एंगल्स हो गए। जो अपोजिट साइड से होती है वो इक्वल होती है। लेंथ लेंथ के इक्वल होता है, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होता है। स्क्वायर में क्या होता है? 4 राइट एंगल्स भी होते हैं और चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? 2 पेयर होती है पैरेलल साइड की, एक ऊपर ऊपर वाली, ऊपर नीचे वाली पैरेलल और एक लेफ्ट और राइट वाली पैरेलल। इसके अलावा जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। रोम्बस में क्या होता है? 4 इक्वल साइड्स, 4 इक्वल। अब इसमें डिफरेंस क्या है स्क्वायर और रोम्बस में कि 4 इक्वल साइड्स तो होंगी लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा। ट्रेपेजॉइड में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। काइट में क्या होता है? जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे कि ये वाली है और ये वाली जो लगातार साइड्स पड़ रही हैं, 2 एडजेसेंट साइड्स जो हैं, 2 पेयर। पहला पेयर ये वाला हो गया, ये दोनों सेम लेंथ की होती हैं। दूसरा पेयर ये वाला हो गया, ये दोनों सेम लेंथ की होती हैं। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये काइट हो गया, ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स विल हेल्प टू रिड्यूस द फियर एंड एंजाइटी इन मैथमेटिक्स अमंग लर्नर्स। इनमें से कौन सा आकलन की विधि है, कौन सी विधि है जो कि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता इन दोनों को कम करने में सहायता करेगी? प्रोजेक्ट, परियोजना, ये हेल्प करेगी। कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, ये भी हेल्प करेगा। पेपर पेंसिल टेस्ट, ये गलत है। एंजाइटी को रिड्यूस करना है ना कि बढ़ाना है, तो पेपर पेंसिल टेस्ट भी नहीं होगा, समेटिव असेसमेंट भी नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे होता तो हम 1 मिनट के लिए उसको मान सकते थे। तो ये गलत, मतलब ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लीस्ट रिलेटेड टू मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब कि इनमें से कौन सा कथन है जो गणितीय निर्देशन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? एन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना। मेकिंग assumption and approximations to simplify a problem, identifying important quantities and using tools or representation to find their relationships। तो ये रिलेशनशिप वाली कहा गया था कि एबिलिटी बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, ये भी सही हो गया। assumptions और approximations की जो कैपेबिलिटी है या फिर स्किल है वो बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, ये भी कहा गया था। किसमें? हायर एम जो था मैथमेटिक्स का एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो उन सब में आता है एनईपी के अकॉर्डिंग। एन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ, ये भी रिलेटेड है, तो ये तीनों सही हो गया। फोर्थ क्या है? यूजिंग कॉन्क्रीट मॉडल्स जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना, यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। मतलब राइट ऑप्शन होगा लेकिन गलत होगा। नॉट पूछा है, लीस्ट रिलेटेड पूछा है मैथमेटिकल मॉडलिंग से, तो ये वाला लीस्ट रिलेटेड हो जाएगा। तो 60th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। वन है which of the following is the most appropriate way to explain the meaning of top number and the bottom number in a fraction to 4th grade students। 4th क्लास के बच्चों में जो फ्रैक्शन है, जैसे कि 2/4 लिखा है तो 2 1/2 कर लेते हैं, 1/2 लिखा है तो जो टॉप नंबर है वो बॉटम नंबर है। इन दोनों का अगर कॉन्सेप्ट बच्चों को या फिर मतलब एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? टेलिंग देम दैट टॉप नंबर इज न्यूमरेटर और बॉटम नंबर इज डिनोमिनेटर। डायरेक्ट उनको बता देंगे कि जो ऊपर वाला है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसको हर बोलते हैं, मतलब डिनोमिनेटर बोलते हैं। डायरेक्ट बताना गलत। यूजिंग फ्रैक्शन मॉडल्स लाइक सर्कुलर पाइप्स, rectangular strips appropriately, shading the parts to show a numerator and denominator and helping students to arrive at the definition, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि बच्चों को कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना या बताना उनके अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा अच्छे से डेवलप करेगा। वो उनमें कॉन्सेप्ट का मतलब उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उस चीज का कि इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। रटने से उनको नहीं आएगा तो इस वजह से डायरेक्ट बताना गलत। 61 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। 62 है मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास डिड नॉट लर्न अ टॉपिक इन मैथमेटिक्स। मतलब कि 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में उस टॉपिक को नहीं लर्न किया है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू हेल्प दीज चिल्ड्रंस इन लर्निंग द टॉपिक, इनमें से कौन सा है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने के लिए। अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी की बात की गई। रिपीटिंग द टॉपिक विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरीकों से उनको उस टॉपिक को रिपीट करना, तो ये तो सही हो जाएगा, सही स्ट्रेटेजी हो गई। एंगेजिंग द चिल्ड्रन ग्रुप टास्क रिलेटेड टू द टॉपिक, मतलब विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी सही हो जाएगा। आस्किंग द चिल्ड्रन टू सॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, बच्चों से कह देना कि उसी टॉपिक पर कई सारे और सिमिलर प्रॉब्लम से सॉल्व करो तो समझ में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। खुद से अपनी स्ट्रेटेजीज लगा करके उनको उस चीज को एक्सप्लेन करना है, ना कि उनके ऊपर डाल देना है कि आप ही इस चीज को अलग अलग क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मतलब गलत हो जाएगा का मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि विच वन ऑफ देम इज नॉट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर रिपीटिंग द सेम टॉपिक विच स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ग्रास्प। 63 क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस पैटर्न इन मैथमेटिक्स, डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन अमंग लर्नर्स, इनफॉर्मल वेज ऑफ लर्निंग लाइक गेम्स, सॉल्विंग पजल्स एटसेट्रा, रिगरस प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो परिशुद्ध समस्या समाधान है, मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया, प्रिसाइजनेस की बात कर दी, जहां पे प्रिसाइजनेस की बात करेंगे वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। 64 है which of the following are the various structures associated with the concept of division, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि विभाजन की संकल्पना से संबंधित संरचनाएं कौन सी हैं? ऑर्डरिंग 1 2 3 4, इसमें डिवीजन जैसा कुछ नहीं है। रेशियो 2/4 और 2:4 का मतलब क्या होता है, 2/4 करके ही तो लिखते हैं, तो ये डिवीजन से रिलेटेड हो गया, इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इक्वल शेयरिंग, डिवीजन में क्या किया जाता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की बात को डिवीजन बोलते हैं, तो इक्वल शेयरिंग भी आ जाएगा। रीअरेंजिंग ये नहीं होगा, मतलब बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। 65 है A student of class 5th performed multiplication of 2-digit numbers in the following ways. 17 into 26 को किस तरीके से किया, पहले 26 को 20 + 6 लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके किया 340 + 102, फिर उसके बाद उसको क्या किया 442, मतलब 70 को पहले 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर 17 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका फाइनली आंसर क्या आ गया 442। तो टीचर को इस बच्चे का इवेल्युएशन किस प्रकार से करना चाहिए, उसको 0 मार्क्स दे देने चाहिए उसके इनकरेक्ट मेथड के लिए, गलत। स्टूडेंट हैज अडॉप्टेड अ डिफरेंट मेथड एंड हेंस शुड बी प्रेज्ड एंड गिवन फुल मार्क्स फॉर दिस, बच्चे ने क्या किया है, एक अलग विधि का उपयोग किया है, इसलिए उसकी प्रशंसा कर पूरे अंक देना चाहिए। तो 65 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। 66 है while teaching multiplication table for 4 a teacher has used the multiplication table for 2 in the following, किस तरीके से किया, 4 का मल्टीप्लीकेशन टेबल पढ़ाने के लिए उसने 2 के मल्टीप्लीकेशन टेबल को इस तरीके से यूज किया। 4 × 2 is double of 2 × 2, 4 × 3 is double of 2 × 3 and so on, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है टीचर का इस तरीके से पढ़ाने का, शो हिज, अपनी मैथमेटिकल कंपिटेंसी दिखाना, गलत। डबल का कॉन्सेप्ट समझाना, गलत। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू यूज मैथमेटिकल ट्रिक्स टू लर्न द टेबल्स क्विकली, ये भी नहीं होगा। यूज पैटर्न्स, लर्न की बात आ गई, मतलब रटने टाइप की बात आ गई। यूज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमानों और संबंधों का उपयोग करना। तो 66 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 67 है which of the following is not true about mathematical thinking and computational thinking, इनमें से कौन सा है जो गणितीय चिंतन और अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो केवल सॉल्विंग मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं बस उन्हीं को सॉल्व करने तक लिमिटेड है, यही ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो डेली लाइफ से भी हम रिलेट करके उसका यूज कर सकते हैं, ना कि केवल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम से ही सॉल्व करने तक लिमिटेड है। नेक्स्ट है
व्हेन आस्क्ड टू ऐड टू फ्रैक्शंस, 3/4 और 2/5 इन दोनों को जब ऐड करने के लिए कहा गया तो क्लास 5th के बच्चों ने उसे कैसे सॉल्व किया? 3 + 2 5 कर दिया, 4 + 5 9 कर दिया। तो मैथमेटिक्स टीचर होने के नाते आपको इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। तो गिविंग द स्टूडेंट्स टू वर्कशीट दे दिया, गलत। स्टूडेंट्स टू कॉपी द आंसर, गलत। रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शंस यूजिंग सर्कुलर पेपर कटआउट्स एंड एक्सप्लेनिंग हाउ टू ऐड देम, उनको फ्रैक्शन को सर्कुलर पेपर कटआउट्स के थ्रू पहले रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसके बाद उनको ऐड कैसे किया जाता है ये चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर ये समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। 69 है which of the following represent the fundamental principles that will guide education system according to National Education Policy 2020। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है जो मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेगा? प्रमोटिंग ईच स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्फीयर्स, सही, मतलब शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही क्षेत्र में हर एक विद्यार्थी की समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा है फोकसिंग ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ये भी सही है, मतलब बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली फॉर दिव्यांग, इसलिए गलत हो गया, ओनली की बात कर दी। प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज इनोवेशन, बस तो इसका राइट ऑप्शन सी डी भी होगा। तो ए, बी एंड डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। 70 क्या है? When asked to identify the greater number from 7.37 और 7.4 इन दोनों में जब ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया तो एक बच्चे के ग्रुप ने क्या किया? 7.37 को 7.4 से बड़ा बताया। तो मैथमेटिक्स टीचर होने के नाते आप बच्चों की इस गलती को किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे? Use manipulatives like abacus to explain the place value system to represent decimal numbers, मतलब कि दशमलव संख्या को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसे हस्त कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएंगे। तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70। 71 है लेसन प्लानिंग बिलोंग्स टू विच फेज ऑफ टीचिंग, पाठ योजना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? तो प्री एक्टिव, सही हो गया। A child states that if line AB is shorter than line CD and line CD is shorter than line EF, then line AB will be shorter than line EF. तो which property of measurement is being referred here? एक बालिका व्यक्त करती है कि अगर AB रेखा CD से छोटी है, रेखा CD रेखा EF से छोटी है, तो रेखा AB जो है वो EF से छोटी होगी। तो मापन के कौन से गुणधर्म का यहाँ उल्लेख किया गया है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव या फिर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो यह आएगा ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, मतलब संक्रामिकता का गुणधर्म। 72 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेड जुलाई 2024। ये आपका अभी तक जितना भी था आपका 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ पेडागोजी का करा दिया गया। इसके अलावा आपकी एक मैराथन हो गई 70+ क्वेश्चंस की। अगर आपने ये दोनों पढ़ लिया तो आपके पेडागोजी सेक्शन जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।